हेलो एंड वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद है रऊफ लासरा। कुछ अहम डेवलपमेंट्स पर नजर डालते हैं आज के प्रोग्राम के लिए। तनख्वाह में होशरबा इजाफे का मामला, वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक एक बार फिर आमने सामने आ गए। ख्वाजा आसिफ की शदीद तनकीद, 21 लाख तनख्वाह, गाड़ियां, मुफ्त बिजली समेत दीगर सहूलियात लेने पर स्पीकर पर ही बरस पड़े। अयाज सादिक ने वजीर आजम को खत लिखकर अपनी तनख्वाह का फैसला इन पर छोड़ दिया। इस हवाले से हम तफसीलन बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। इसके अलावा जेल में कैद पीटीआई रहनुमाओं की तरफ से मुज़ाकरात के लिए खत के बाद आज असद कैसर की सऊदी सफीर से एक अहम मुलाकात हुई। क्या बानी पीटीआई के लिए कोई रिलीफ मिलने की उम्मीद हो सकती है? दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर की सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस, केपी हुकूमत को गिराने को नामुमकिन करार दे दिया। बानी की रिहाई के लिए पीटीआई तहरीक चला सकेगी या नहीं, इस हवाले से भी बात करेंगे आज के शो में। और बरतानिया में पीटीआई के साबिक ओहदेदार को सोशल मीडिया पे सीनियर सहाफी मुर्तजा अली शाह पर इल्जामात लगाना महंगा पड़ गया। सबूत ना होने पर माफी मांग ली। अदालत पर लीगल प्रोसेस की मद में 40,000 जुर्माना अदा करने का हुक्म। इस अहम इशू पर बात करने के लिए भी हमारे साथ लंदन से मुर्तजा मौजूद होंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ सियासी सूरत हाल के हवाले से। क्लासवा साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि इस मुलाकात को जो कि असद कैसर की हुई है सऊदी सफीर से, इसको आप कैसा देख रहे हैं, कंसिडरिंग द फैक्ट कि इस वक्त सियासी माहौल जो है वो किस किस्म का है? जी बहुत शुक्रिया। ये बड़ा अहम सवाल है जो आपने पहला जो प्रोग्राम के शुरू में आपने उठाया है। इसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ये है कि इसमें देखना पड़ेगा ज़रा, क्योंकि अभी मुलाकात हुई है तो थोड़ी सी प्रोब मेरा ख्याल शुरू करेंगे, रिपोर्टर्स भी करेंगे, जर्नलिस्ट भी, हम भी कोशिश करेंगे कि ये मुलाकात किसके कहने पे हुई है या रिक्वेस्ट पे हुई है। क्या सऊदी सफ़ीर हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी असद कैसर साहब से कि आप हैं, आपसे मैं मिलना चाह रहा हूँ, या उसका असद कैसर साहब जो हैं उनकी तरफ से ये रिक्वेस्ट थी कि जनाब कि मैं मिलना चाह रहा हूँ आपसे। दोनों चीज़ों में बड़ा ये फ़र्क है। अगर असद कैसर साहब मिलना चाह रहे थे तो साहब ज़रा बाज़ ज़रूरी नहीं है कि पॉलिटिकल गुफ्तगू हो, और भी बहुत सारे आपके इश्यूज़ होते हैं, बाज़ दफ़ा आपके म्यूचुअल इंटरेस्ट के या कोई और कोई चीज़ हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि इमरान खान साहब या पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिचुएशन जो है इसको डिस्कशन करने के लिए उन्होंने उनसे मुलाकात का वक्त लिया हो या मिलना चाह रहे हो या उनको सऊदी सफ़ीर ने बुलाया। सो ये बड़ा अहम है कि किसने किसको बुलाया, नंबर एक। दूसरी बात यह है कि जब आप इस तरह के डिप्लोमेट जो हैं, कोई भी फॉरेन डिप्लोमेट्स हो पाकिस्तान में, अपोजिशन को आप मिलना चाहते हों या अपोजिशन उनको अरकान को, तो ये जो ये दावत इन्विटेशन होती है इसकी अप्रूवल जो है वो फॉरेन ऑफिस से ली जाती है। आपका सफारत खाना जो है वो पाकिस्तानी या किसी भी जो होस्ट कंट्री का सफारत खाना है तो उनको बताया जाता है जब हम फलां उस बंदे से मिलना चाह रहे हैं तो आपके नॉलेज में है, ये नोटिस में होना चाहिए। सो ये भी पॉसिबिलिटी है कि सऊदी सफ़ीर ने ये डिप्लोमेटिक ये नॉर्म जो हैं इनको फॉलो करके हुकूमत पाकिस्तान को बताकर ही मुलाकात की होगी। ये दूसरी इसकी पॉसिबिलिटी। तीसरी ये भी हो सकती है सऊदी अरब का एक पाकिस्तान में बड़ा क्लाउट है, दोस्त मुल्क है, हमारे साथ बड़ा उनका भाईचारा है, बहुत सारी हमारी हेल्प भी वो करते रहते हैं, लिहाजा उनको ज़रूरत महसूस नहीं होती कि हम उनको एक प्रोटोकॉल में डालें कि आप फॉरेन ऑफिस को लिखेंगे, आपको SOPs फॉलो करनी पड़ेंगी, इजाज़त आएगी तो फिर ही मुलाकात होगी। क्योंकि हमने ये मतलब एक तरह का अस्यूम किया है, जो ठीक भी है, कि सऊदीज़ कोई पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ कोई ऐसी मुलाकातें या ऐसी बातें नहीं करेंगे जिससे उनको कोई मतलब हमें ये लगे या हुकूमत को लगे कि जनाब कि वो हमारे इंटरेस्ट को वो कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। ये तो तीसरी बात हो गई। अब आ जाते हैं चौथी बात पे जो सबसे बड़ी अहम है कि ये मुलाकात क्या इमरान खान साहब से रिलेटेड ये इश्यूज़ पे हुई होगी। मतलब कुछ मैं जर्नलिस्ट को देख रहा था, उन्होंने इस तरह के ट्वीट्स भी किए हैं कि शायद बर्फ़ पिघलने लगी है, कि क्योंकि सऊदीज़ का एक बड़ा ये पाकिस्तानी तारीख में एक बड़ा एक रोल है, बैकग्राउंड है। लिहाजा सऊदीज़ जब भी अपोजिशन के लोगों से मिलेंगे इस हालात में, जब कोई अपोजिशन लीडर जेल में हो तो इट विल मेक ए न्यूज़। चाहे मुलाकात वहाँ पे उन्होंने आपस में कोई बैठ के खजूरें खाई हों, कोई थोड़ा सा कोई हलवा वगैरह, अगेन उसका खजूर वगैरह की मिठाई बड़ी अच्छी बनती है उस मिडल ईस्ट में, वो खाई हो या जो भी किया हो, उन्होंने कहवा वगैरह पिया हो, तो लेकिन खबर तो बनेगी कि जनाब के देखें कि आपके स्पीकर जो है कौमी असम्बली के, उनके सऊदी सफ़ीर से मुलाकात हुई है। उसकी वजह यह है कि माजी में ये मतलब सारे लोग जानते हैं नवाज शरीफ साहब की डील जो है वो भी सऊदीज़ ने करवाई थी और उन्हीं के ज़रिए नवाज शरीफ साहब बाहर गए थे। लेकिन
अब चीज़ें कुछ और भी हैं। क्या असद कैसर साहब इतने इंपॉर्टेंट आदमी हैं कि वो इमरान खान साहब के मतलब जाके डील की बात करेंगे, या सऊदी सफ़ीर जो हैं उनसे वो इमरान खान साहब को डिस्कस करेंगे? मैं ये समझता हूँ ये उन दोनों के मतलब वो क्या कहते हैं उससे, ये पैकेज से या पे स्केल से ऊपर की बात है। इस तरह की बातें पहली तो बात ये कि ओपन मुलाकातें ही नहीं होती हैं। अगर कोई बातचीत हो भी रही होती इस बैकग्राउंड में तो ये मुलाकातें ओपन नहीं की जाती, ना तस्वीरें ट्वीट की जाती हैं कि सऊदी सफ़ीर की और इनकी मुलाकात हुई। ये चीज़ें खुफिया रखी जाती हैं, नंबर वन। मतलब आप, और दूसरी ये चीज़ें टॉप लेवल की अगर होनी भी हैं तो ये वहाँ पे उनको शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और आर्मी चीफ के लेवल की हैं। उनकी मुलाकात हो, वो कहीं पे बैठ के एक दूसरे पे इस पे बात करें, फिर समझ में आती है। वो फिर टास्क दें अपने अपने रेस्पेक्टिव लोगों को कि सऊदीज़ जो हैं वहाँ पे क्राउन प्रिंस, वो अपने उनको सफ़ीर को कहें कि आप इसका फॉलो अप करो, या हमारी इस्टेब्लिशमेंट है वो किसी को भेजे कि जाएँ अब आप बातचीत करें, तो बात समझ आती है। नवाज शरीफ साहब को देख लें, मतलब एक उसमें उस डील में 5-6 लोग शामिल थे। उसमें बिल क्लिंटन साहब जब मिलने आए थे जनाब मुशर्रफ से मार्च 2000 में, तो उन्होंने उस वक्त उनको कहा था कि नवाज शरीफ साहब को फांसी नहीं देनी आपने, जो उन्होंने कमिट किया था कि मैं नहीं दूंगा। अब तो बुक्स वगैरह में सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं कि क्या उन्होंने एश्योरेंस ली थी, नंबर वन। उसके बाद उन्होंने जो क्राउन प्रिंस थे उस वक्त अगेन अब्दुल्ला साहब, उनको इन्वॉल्व किया। फिर इसमें कतरी इन्वॉल्व हुए, फिर लेबनानी इन्वॉल्व हुए, और किसी को हवा नहीं लगने दी गई। ये ज़हन में रखें। मुझे आज तक याद है, मैं डान में था, डान इस्लामाबाद में, तो हमें मतलब किसी को पता ही नहीं चला, मतलब रिपोर्टर्स को, जर्नलिस्टों को, या इवन पॉलिटिशियन को, जहाज आया और उनको लेके वो चला गया। वो अटक उन्होंने किले से निकाला नवाज शरीफ साहब को, उनकी फैमिली को 40 बॉक्स वगैरह ले गए, साथ पूरी फैमिली चली गई। वो आपके सामने है सारे का सारा, और किसी को पता नहीं चला। इसका मतलब ये है कि इस तरह की डील जो होती हैं वो बड़ी सीक्रेट रखी जाती हैं, बड़े हाई प्रोफाइल लोग इसमें। लेकिन तस्वीरें जो रिलीज करते हैं उसके पीछे भी तो कोई मकसद होता है ना, जो छुपाना होता है वो छुप भी जाता है, जो तस्वीरें रिलीज करनी होती हैं वो हो भी जाती हैं। तो इससे यही है कि एक तो चले पीटीआई का थोड़ा सा सऊदी अरब के साथ एक बैड पास्ट रहा है। आपको याद होगा कि उन्होंने इमरान खान साहब पे के हवाले से बातें आती जब प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने एमबीएस के हवाले से कोई ऐसी बातें की थी कैबिनेट में विच मतलब अनप्लेजेंट, जिसको खान साहब डिनाई करते हैं, या वो ये समझते थे जैसे शेर अफजल मरवा साहब ने कह दिया था एक टीवी शो में कि जनाब के सऊदीज भी खान साहब की हुकूमत शायद गिराने में शामिल थे। सो उनके दरमियान कुछ तल्लुकात इतने आइडियल नहीं रहे थे इमरान खान साहब और सऊदीज के दरमियान। सो इस तरह की ये जो इंप्रेशन होता है वो हुकूमतों को स्ट्रांग करता है कि खान साहब की बैक पे कोई मुल्क नहीं खड़ा हुआ। मसलन मैं हमेशा कहता हूँ 3 मुल्क पाकिस्तान के लिए बड़े अहम हैं, सऊदीज हैं, अमेरिकन हैं और चाइनीज़ हैं। बदकिस्मती से इमरान खान साहब के तीनों से तल्लुकात ख़राब चल रहे थे। इन तीनों मुल्कों में से कोई एक मुल्क भी कहेगा पाकिस्तान को सीरियसली कि खान साहब पे हाथ हौला रखें या इनको स्पेस दें तो मिल जाएगी। वो तीनों इस वक्त बात करने को तैयार नहीं है खान साहब के लिए। एक उनकी ट्रंप साहब से उनको उम्मीदें थी, वो हमने देख ली है, वो उम्मीदें भी ख़त्म हुई। अब सऊदीज़ के साथ इस तरह की मुलाकात और तस्वीरें ट्वीट करने का थोड़ा सा एक सही ऑफ रिलीफ है पीटीआई के रैंक्स में या पीटीआई को, कि इसका मतलब यह है कि सऊदी सफ़ीर अब हमें अगर मुलाकात का टाइम दे रहे हैं, मिल रहे हैं, तो हमारी थोड़ी सी बर्फ पिघल सकती है। एज फार एज हमारे कोई पर्सनल या पॉलिटिकल रिलेशनशिप में, क्या मतलब लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल, बायलैटरल तो मैं नहीं कह सकता, मुल्कों के दरमियान हो सकते हैं कि इनके म्यूचुअल इंटरेस्ट जो है, चले हम बातचीत कर सकते हैं, मिलना जुलना शुरू हो रहा है। माजी में तो मिलना जुलना भी नहीं हो रहा था। सो उस हद तक एक पॉलिटिकल खबर हो सकती है, अच्छी खबर ये पीटीआई के लिए, कि कम से कम सऊदीज़ और हमारे जो लीडरान हैं उनकी मुलाकातें हो रही। मुलाकात होगी तो बात आगे भी बढ़ेगी, फिर एक दूसरे को क्लैरिफिकेशन भी दे देंगे, एक दूसरे के मतलब बैठ के हम जी। तो ये बताएगा, अभी पिछले दिनों जो है वो हम कल ही बात कर रहे थे पीटीआई की, क्योंकि आप बात कर रहे हैं खत के हवाले से, जो सीनियर रहनुमा है जेल में उन्होंने खत लिखा है। उसके बाद जब अलीमा खान साहिबा ने, अब हम ये बात कर रहे थे कि हो सकता है इमरान खान साहब का क्या रिएक्शन हो इस पे, उनकी मर्जी के खिलाफ जाके खत लिखा गया है या उनकी मंशा शामिल है इसमें, वो क्या रिएक्शन देंगे। कल अलीमा खान साहिबा ने कुछ बातें की हैं, वो मैं आपके सामने रखूं, आप बताएं कि आप उसको कैसा देखते हैं। उन्होंने कहा कि इस हुकूमत को कबूल नहीं करना, अलीमा खान साहिबा ने आके बाहर कहा कि बानी पीटीआई ने कहा है कि इस हुकूमत को कबूल नहीं करना चाहे
सारी जिंदगी जेल में रहूं। और फिर वो वहां पे बात कर रही थी सहाफियों से, और उन्होंने जो है वो पैगाम जो है वो उन्होंने कहा कि मैं पहुंचा दूं। और भी कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो उन्होंने कहा है बानी पीटीआई को तन्हाई में डालकर माइनस करने की कोशिश की जा रही है, जब एहतजाज का प्लान आएगा तो शिरकत करेंगे, लीड करने का मामला नहीं है। तो ये कुछ स्टेटमेंट्स जो हैं वो अलीमा खान साहिबा की सामने आई हैं आफ्टर दैट लेटर, जो कि 5 सीनियर रहनुमा थे जेल में जिन्होंने ये खत लिखा था। इसको आप कैसा देखें? ये आपको याद होगा हम बात ये कर रहे थे कि इस वक्त वेट करना चाहिए, जब शामिद कुरैशी साहब का लेटर आया था और साथ में डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, उमर सरफराज चीमा साहब और साथ में एजाज चौधरी साहब सेनेटर जो हैं, तो उस वक्त भी बहुत सारे लोगों के डाउट्स क्रिएट हुए थे कि जनाब कि ये लेटर उन्होंने किसके कहने पे लिखा है और किसने फैसिलिटेट किया है। क्या इमरान खान साहब ने कहा है चारों को कि जनाब आप जब जेल से लेटर लिखेंगे तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा आएगा, ज़्यादा लोग सीरियस लेंगे, और आप सीनियर पार्टी लीडरशिप है, लॉयलिस्ट भी हैं कि खान साहब के साथ जेल में बैठे हुए हैं, बिके नहीं है, झुके नहीं है, आपने कोई डील नहीं मारी, सो आपका कद काट कंपैरेटिवली बड़ा है, तो आप जो है लेटर लिख के देखें। हमने तो बातचीत करके देखी है, अलीमा खान साहबा ने भी कई दफ़ा कहा जी बताएं हमने क्या करना है, हमारे भाई को क्या करना चाहिए, जो उन्होंने भी ऑफर किया उसके बावजूद कुछ नहीं। तो अब आप करके देखें। एक साइड तो ये थी, दूसरी थी कि नहीं खान साहब को पता नहीं है और इन चारों ने कोई बैठ के अपनी तरफ से इनिशिएटिव लिया है और खुद ही लेटर लिखा है बगैर खान साहब तक उनके एक्सेस ही नहीं है, राब्ते नहीं है, तो ये कौन सी बात इसमें से निकल सकती है। सो वी वर वेटिंग फॉर ऑफिशियल रिएक्शन ऑफ इमरान खान साहब, उससे पता चल सकता था। आज इमरान खान साहब का अलीमा खान साहब के जरिए वो रिएक्शन सामने आया, जिससे ये पता तस्वर मिलता है, जो मुझे समझ आई है कि खान साहब को इस लेटर का नहीं पता था, अगर पता था भी सही तो उन्होंने अपने आप को डिस्टेंस किया है, उन्होंने एंडोर्स नहीं किया। और अलीमा खान साहबा की बातों से जो इमरान खान साहब से मिलकर आई हैं, तो यही लगता है कि वो इस तरह की पेशकश या इस तरह का जो लेटर है उसको ज़्यादा खान साहब के नॉलेज में नहीं है या उन्होंने इसको सीरियस नहीं लिया। सो एक बात साबित हो गई कि खान साहब इस खत के पीछे नहीं थे, नंबर 1। नंबर 2, अगर वो नहीं थे तो फिर और कौन लोग थे? ऑफ कोर्स ये 4 लोग हैं, ये तो मुलाकात डेली मुलाकात तो इनकी होती नहीं है, मिलते तो हैं नहीं, मुख्तलिफ सेल्स में होंगे, मुख्तलिफ जगहों पे रखा गया होगा। फिर इनको क्या किसी वहाँ पे कोई फैसिलिटी दी गई कि वीडियो लिंक पे आप बैठ के कोई कॉन्फ्रेंस कॉल करके डिस्कशन करें कि आपको क्या करना चाहिए, खत लिखना चाहिए, नया रास्ते ढूंढने चाहिए, या इस तरह की ऑफर करनी चाहिए, या आपकी मीटिंग करा दी कि चारों को बिठा के किसी जगह कोई मैस में कि जी कि बैठे हैं और यहाँ पे बातचीत डिस्कशन करें, इन पॉइंट्स पे करें और एस्टेब्लिशमेंट आपको फैसिलिटेट करने को तैयार है। समवन हैज़ फैसिलिटेटेड देम, किसी ना किसी ने फैसिलिटेट तो किया, अदरवाइज तो ये लेटर वहां से निकलना ही मुश्किल था। वो तो सारे कहते हैं कि वो सारी तलाशियां होती हैं चीजें। फिर उन चारों ने उस पर दस्तखत भी किए हैं, क्या उनको इंडिविजुअली एक एक बंदे के पास लेटर किया और उन्होंने उस पर साइन किए, या चारों एक जगह बैठे हुए तो चारों ने साइन किए, ये लिखा भी गया, हाथ की लिखाई है। सो मेरा ज्यादा शक जो जाएगा ना इस खान साहब के अपने आप को डिस्टेंस करने के बाद, कि कहीं ना कहीं पे एस्टेब्लिशमेंट के इसमें मुझे तो कोई फुटप्रिंट्स लग रहे हैं कि उनको फैसिलिटेट किया गया है, और जिसका यही तस्वर जाएगा ये पार्टी के अंदर भी कि चारों पांचों जो हैं ये खान साहब से या उनसे हट के अपने फैसले ले रहे हैं। और पहले आपको पता है फैसल वाटर साहब भी ये बात कहते रहते हैं, शेर अफजल मरवत साहब भी कह रहे थे कि बहुत से पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं ग्रुप भी बन सकते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक भी आ सकता है। अब ये वो लोग हैं जो जेल में बैठे हुए हैं, सो उन पे वो शकूक भी नहीं हो सकते कि जनाब इन्होंने कोई वो किया है, कोई डील मारी है या इन्होंने कोई अपने लिए रास्ता ढूंढा है। सो मुझे तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं पे कुछ इनको फैसिलिटेट किया गया, कोई बातचीत हुई है शामिद कुरैशी साहब से और उसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब और बाकियों को एतमाद में लिया गया, जिसके बाद ये लेटर सामने आया है। खान साहब का कोई या अलीमा खान साहब का जवाब जो है कुछ ज़्यादा तसल्ली बख्श या हौसला अफजा नहीं लग रहा इस लेटर से हट के, वो डिफरेंट चीज़ है। और इसको कितना आप एज अ पोजीशन ऑफ डेस्परेशन देख सकते हैं, क्योंकि हम अक्सर बात करते हैं कि पीटीआई की जो क़यादत बाहर है, उन्होंने जो भी कोशिशें की हैं इमरान खान के लिए या पीटीआई के लिए नरमी हासिल कर सकें, उसमें नाकामी ही देखी गई है। तो ये सीनियर क़यादत भी जो इतने टाइम से जेल में है, जिनको सब भूल चुके हैं, कोई इनका नाम नहीं लेता, इनके लिए कोई नरमी जो है वो नजर नहीं आ रही। अब ये एट अ पॉइंट ऑफ डेस्परेशन है कि वो खुद से ही उन्होंने कोशिश की है, अपनी मदद आप वाली बात है कि वो लेटर जो है वो लिखें और शायद देखें कि उसके बाद जो है वो क्या रिएक्शन। ये बड़ा अहम सवाल है, अच्छा सवाल किया आपने कि लगता ये है कि शामिद कुरैशी साहब ने भी ये शिकायतें की थी, अगर आपको याद होगा, मैं पूछते कोई नहीं है, हमसे मिलने कोई नहीं आता। वही वाली बात जो मैंने एक दफ़ा पहले भी की थी कि गैब्रियल गार्सिया मार्केज़ का बड़ा खूबसूरत एक नावलेट है, तो उसका टाइटल जो है ना वो बड़ा इंतहा उदास करने वाला है, जो शामिद कुरैशी साहब पे पूरा उतरता है। तो उनका शॉर्ट स्टोरी या नावलेट का जो उनका नाम है नो बॉडी राइट्स टू कर्नल, कि कर्नल को कोई ख़त नहीं लिखता,
जो उस पर पूरा नावल है उनका। तो सेम वही वाली बात है कि शाह महमूद कुरैशी साहब से भी कोई नहीं मिलता या कोई नहीं मिलने जाता। सेम ऐसे उमर सरफराज चीमा साहब हैं, वो डॉक्टर राशिद, सारी यास्मीन राशिद साहबा हैं, इजाज चौधरी साहब हैं, सारी चीज़ें। तो एक स्टेज पे बंदे का नर्वस सिस्टम कहीं ना कहीं पे जवाब तो दे जाता है कि यार कि हम बैठे हुए हैं जेलों में, हमें मिलने कोई नहीं आता। मुझे याद है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जेल में थे जब जनाब मुशर्रफ के दौर में, तो उस वक्त उनसे भी मिलने कोई नहीं जाता था। मैं एक दफ़ा मिलने गया, वहाँ से मैं भी था, हमारा यार वो ये शहीद दोस्त अरशद शरीफ, हम इकट्ठे थे, उनसे मिलने गए कि कोई इंटरव्यू स्टोरीज करें कि क्या हो रहा है जेल में, कैसे क्या हालात हैं, कौन मिलने जुलने आ रहा है, क्या ऑफर्स आ रही हैं। उस वक्त ये तारिक अजीज़ वगैरह भी उनसे मिलते थे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे मुशर्रफ साहब के। तो उन्होंने भी यही गिला किया था, मुझे आज तक याद है। और मैंने आके स्टोरी की थी न्यूज़ के लिए, अरशद ने डान में फाइल की थी कि यूसुफ गिलानी साहब ने कंप्लेंट की थी कि मैं बैठा हूँ यहाँ पे पार्टी के लिए, मुझे ऑफर्स भी आई हैं, मेरे पास लोग मिलने भी आते हैं कि मुशर्रफ के साथ ये मिल जाओ, PMLQ ज्वाइन कर लो, लेकिन मेरे पास बच्चों की फीस से नहीं, मतलब हालात बड़े ख़राब थे। नायब ने आके उनके अकाउंट्स फ्रीज कर दिए सब कुछ। और गिलानी साहब को उस वक्त ये बच्चों के उनके फीसें देने के लिए पैसे नहीं थे क्योंकि सारे अकाउंट्स फ्रीज हो गए थे, बला बला चीज़ें। तो वो कहते मैं कुर्बानी दे रहा हूँ, तो लेकिन मुझे मिलने कोई नहीं आता। मैंने स्टोरी की, अरशद ने भी की, बेनज़ीर भुट्टो साहब ने दुबई में पढ़ी वो स्टोरी जो है, उनको यहाँ से क्लिपिंग जाती थी, फरहतुल्लाह बाबर साहब भेजते थे यहाँ से। उन्होंने बड़ा सख्त रिएक्शन किया, प्रेस रिलीज जारी हुआ कि जनाब आप उनसे मिलने क्यों नहीं जा रहे, और बड़ी थरथली मच गई थी, फिर सारे मिलने जाते थे। सो इस तरह की कंप्लेंट्स लीडरशिप करती होती है। तो शाह महमूद कुरैशी साहब का भी आप नोट करें, इमरान खान साहब भी जिक्र नहीं करते थे, उनके अपने बच्चे जो थे शाह महमूद कुरैशी साहब के, वो भी कुछ ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी। सो किसी स्टेज पे आपका जवाब तो दे जाते हैं कि यार हम जेल में पड़े हुए हैं, उम्र गुजर गई है, अब उम्र कुछ हिस्से में है, ये तमाम मतलब उनको छोड़ के अगर देखा जाए तो उमर सरफराज चीमा साहब को देख के बाकी तो सीनियर सिटीजन वाली क्लास में चले गए हैं। तो वो भी तो देख रहे होते हैं कि आगे हमने ये क्या करना है। सारी उमर खान साहब तो कह रहे हैं कि जेल में बैठे रहेंगे, जो अलीमा खान साहब ने कहा है, लेकिन पॉलिटिक्स जेल में बैठने के लिए तो नहीं की जाती, ये कोई इतने आप तो पावर में आने के लिए करते हैं। अगर आपने सारी उम्र जेल में बैठना, अब वो आज खान साहब की बातें सुन के शायद वो मजूस हुए होंगे कि इसका मतलब खान साहब तो प्लान किया बैठे हैं कि हमने भी जेल में बैठना है, आप भी बैठे रहें, मैं भी बैठा हुआ हूँ क्योंकि मैं खुद बैठा हुआ हूँ मैं। सो ये चीज़ें जो है फ्रस्ट्रेशन वाली बात आपकी जो है उसमें बड़ा वजन है। और हो सकता है कि एस्टेब्लिशमेंट ने भी उनको मजीद उनको डिमोरलाइज किया हो कि जनाब कुछ नहीं होने वाला, हम तो खान साहब को मैनेज कर लिया, हमने ट्रंप साहब को मैनेज कर लिया, हमने सियासी हालात भी ठीक कर लिए, हमने आपकी सीटें भी ले ली, मखसूस सीटें भी ले रही हैं, हमने 26वीं तरमीम भी कर ली है, हम इस वक्त कंफर्टेबल हैं, हमने जंग भी जीत ली है, दुनिया हमारे साथ खड़ी हुई है, हमारा पास प्रोटोकॉल है, हमारे फील्ड मार्शल साहब को वो ट्रंप साहब इस वक्त एक मतलब हाई प्रोफाइल वहाँ रिसेप्शन दे रहे हैं, खाने खिला रहे हैं, ईरान इसराइल पे हमसे ब्रीफिंग ले रहे हैं, तो हमें आपकी क्या जरूरत है, बैठे रहें जेल में। इस तरह की बातें भी की जाती है ना किसी को तोड़ने के लिए। तो ये सारे फैक्टर्स होंगे मेरा ख्याल है जिसकी वजह से उन्होंने लेटर लिखा है उन्होंने ये सारा। और अब तो डेस्परेशन और नाउमीदी जो है वो ज्यादा नजर आ रही है। और लेटर के जवाब में जो है हमने पहले भी देखा था, आपको याद होगा इमरान खान साहब ने भी खत लिखे थे और कोई रिएक्शन जो है वो अगली साइड से नहीं आया था। तो अब जो है इन्होंने भी एक आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन या डेस्परेशन जो भी कहें एक खत लिख डाला है। क्लासा साहब एक बड़ा और अहम इशू है जिसपे मैं जो है वो आपका कमेंट चाहूंगी। कुछ टाइम पहले अभी बजट में ही जो है हमने देखा कि जो स्पीकर हैं और उनकी तनख्वाह जो है वो बढ़ाने पर उनकी अपनी ही पार्टी के लोग बोल पड़े और खासकर ख्वाजा आसिफ साहब। उसकी एक्सप्लेनेशन भी दी थी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कि ये ओवर द ईयर्स बढ़ी नहीं है, इसलिए इतनी बढ़ानी पड़ गई है। 21 लाख एकदम से जो है वो तनख्वाह करनी पड़ी है, ओवर द टाइम बढ़ती तो शायद इतना ना करना पड़ता। और दूसरी जो है वो जस्टिफिकेशंस भी दी जा रही थी। लेकिन क्या वजह है कि अपने ही स्पीकर पर जो है वो ख्वाजा आसिफ इतने फट पड़े हैं और बार बार इस इशू को उठा रहे हैं? ये बड़ी अहम कल आसमा शिराजी साहबा के शो में ये बात हुई है। ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं, ख्वाजा आसिफ साहब को जितना मैं जानता हूँ 2002 से मैं उनकी पॉलिटिक्स को मैं जब से पार्लियामेंट मैंने कवर करना शुरू किया तो उनको भी फॉलो करते रहे, सुनते रहे, देखते रहे। तो वो इसी तरह के मैवरिक टाइप आदमी हैं। वो जिस पे उन्होंने ब्लास्ट करना हो ना, फिर वो उसके बाद वो पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ते होते। ही इज़ ए स्टेट शूटर, या वो दूसरा इंग्लिश की एक टर्म होता है डजंट बिलीव इन टेकिंग प्रिजनर्स। वो सीधा जाने दें बंदे को, बंदा ज़ाय होता है हो जाए। तो ख्वाजा साहब का जुमला ज़ाय नहीं होना चाहिए। और वो बड़े फैरी तकरीरें करते हैं, अग्रेसिव उनका मिजाज है, उनकी बहुत सारी तकरीरें हैं, बहुत सारे उनके कमेंट्स हैं, बाज़ और कंट्रोवर्शियल बातें भी कह देते, बट दैट्स हाउ ख्वाजा आसिफ इज़। ये पूरा पैकेज है। वो उन्होंने कल बातें की हैं, उसमें 2-4 चीज़ें हैं।
कि हुकूमत मेरा ख्याल है नाराज़ हुई है इनसे स्पीकर एजाज ये सादिक साहब से। नाराज़ वो किस बात पे, जब ये खबरें सामने आई हैं कि जनाब के एजाज सादिक साहब ने अपनी तनख्वाह जो है वो बढ़ा ली है, 21 लाख रुपए तक चली गई है, और MNAs MPs की पहले तनख्वाह पे रोले पड़े हुए थे कि 600% वो बढ़ गई है, उधर से पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, गैस की बढ़ा दी हैं, टैक्सेस के आपके मसले हैं, उधर से लोग चीखे मार रहे हैं, आप कह रहे हैं हम वो कर रहे हैं, हम किफ़ायतशारी कर रहे हैं, हम पैसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, यूटिलिटी स्टोर बंद कर दो, स्टील मिल बंद कर दो, PIA बंद कर दो, फलाना होटल बेच दो, वो घर बेच दो, वो दुकान बेच दो, वो सारी चीज़ें बेच रहे हैं। पैसे नहीं है, दुनिया भर से कर्जे ला रहे हैं, कमर्शियल लोन है, 8,000 अरब आपने मसूद का रखा हुआ है कि बैंकों से इतना कर्जा लिया हुआ है। दूसरी साइड पर पता चलता है ये कि पाकिस्तान में तो लगता है वहाँ पे ये सेंट्रल बैंक ऑफ अमेरिका है, उन्होंने डॉलरों की या मशीन हमें दे दी है, सबलेट कर दिया जी, डॉलर का माल बने, हमारे पास इतना पैसा है कि हम बैठे बादशाह तलले कर रहे हैं। मतलब 300-400 आपने बैठ के इन लोगों की तनख्वाहें बढ़ा दी हैं, करोड़ों रुपए का बजट बढ़ गया ऑल ऑफ सडन, हमारे पे टैक्सेस आपने बढ़ा दिए हैं। अभी पता चला जो सैलरीड क्लास है उन पे 550 अरब रुपए का आपने उनसे टैक्स ले लिया, जो कि एक्सपोर्टर और आपके रिटेलर टैक्स से ज्यादा है, जिनकी तनख्वाहों से पैसे काट रहे हैं, हमारी जेबों पे डाके मार के अपने नुमाइंदे जो है हमारे उनको पैसा दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं हम तो बड़े गरीब हैं। इन गरीबों की कहानी सुनने से पहले मैं ख्वाजा आसिफ साहब पे आता हूँ कि हुकूमत नाराज क्यों हुई है। ये सारे गरीब जो ये यहाँ पे कहते हैं कोई गरीब इलेक्शन लड़ सकते हैं इस मुल्क में, इनकी गाड़ियां देख लें, इनका लिविंग स्टाइल देख लें, एक इलेक्शन में 10-15 करोड़ रुपए लगाते हैं, रिकवरीज कैसे करते हैं। मैं सबकी नहीं बात करता, अच्छे MNAs भी हैं, ईमानदार भी होते हैं दरमियान में, MPs वगैरह। 550 अरब रुपया जो है वो इनको वो मिलता है, इनको डेवलपमेंट फंड मिलता है, जो मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा था लास्ट ईयर, और उस पर शायद खकान अब्बासी साहब जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा ना 150 बिलियन या 30% तो ये कमीशन में चला जाता है, ये उन्होंने कहा, वहां से 1.5 रुपया कमीशन में वो चला जाता है। फिर आपकी पर्क्स हैं, प्रिविलेज हैं, तनख्वाहें हैं, अलाउंसेज हैं, आपका फ्री इंटरनेशनल, आपका लोकल, आपका ट्रैवल है, मेडिकल फ्री है, आपको फिर उसके बाद आपको सरकारी और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिल जाते हैं जो दुनिया भर के 50-60 या मुल्कों में आपको वीज़ा नहीं लगता, आपकी फैमिली, ये सारे पैकेजेस हैं आपके पास। फिर मतलब है आपको फिर ज़िले लेवल पे आपको थाना, कचहरी, पटवारी, तहसीलदार, SHO, DPO, ये सारे पैकेज आप लेने के बाद फिर कहते हैं हमारी तनख्वाहें बड़ी कम है, भाई हमारा तो किचन नहीं चल रहा। जरा अंदाजा करें हमारा किचन नहीं चल रहा, ये आर्गूमेंट है। जब किचन नहीं चला तो आवाम का कहां से चल रहा है, जिनकी जेबों से पैसे निकाल के आप अपना किचन चलाना चाहते हैं। आपका अगर गुजारा 6-7 लाख रुपए में नहीं हो रहा तो जिसको 35,000 रुपए बल्कि 37,000 रुपए मिनिमम सैलरी भी नहीं मिल रही, उसका कैसे गुजारा होगा, जिसका वोट लेके और जिसके GST टैक्स लगा के आप अपने खर्चे पूरे कर रहे हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बात की है कि कल परसों ही मतलब लोग जो हैं इस वक्त ऑलरेडी डिप्रेस हैं तेल और इन कीमतों की वजह से, आपने 21 लाख रुपए तनख्वाह कर ली। उन्होंने कहा घर आपको मुफ्त मिला है, गाड़ियां आपको मुफ्त मिली है, किचन आपको मुफ्त है, बिजली पानी गैस सारा मुफ्त लिया हुआ है, तो आपके खर्चे क्या हैं? उन्होंने एजाज सादिक साहब से पूछा। अगर मिशेल आपको ओबामा की बात आपको ओबामा के इंटरव्यू याद आएगा, अब मैं इनको साथ मैं स्पीकर साहब के साथ अटैच करता हूँ, उनसे उसने कोई टीवी वाले ने इंटरव्यू किया, जी आपकी तो बड़ी अयाशियाँ लगी होंगी, यहाँ पे व्हाइट हाउस में बैठे हैं, सारी चीज़ें फ्री होंगी। उसने कहा होल्ड ऑन, ये बहुत बड़ा मशहूर क्लिप है, ओबामा वाज द प्रेसिडेंट देन। उसने कहा होल्ड ऑन भाई साहब, आपको किसने कहा यहाँ पे मुफ्त में मिलता है? उसने कहा मेरी बेगम ये मिशाइल जो है ये जाकर ग्रॉसरी खुद करके आती है किचन की। जरा सुनते हैं, अमेरिका का प्रेसिडेंट कह रहा है, ये टूथपेस्ट तक हम अपना खुद खरीदते हैं, ब्रश तक अपना खुद खरीदते हैं, सोप एनीथिंग उसमें हम खुद खरीदते हैं, जो हमें तनख्वाह मिलती है उसमें से बजट हम अपना निकालते हैं जेब से, जैसे आप और मैं करते हैं, आम लोग करते हैं। और भाई साहब वहाँ पे US का प्रेसिडेंट अपनी तनख्वाह से घर चला रहा है, यहाँ पे सुन ले ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं, आप और मैं तो नहीं कह रहे, बिजली का बिल नहीं है, गैस नहीं है, घर फ्री है, चीज़ें फ्री हैं, गाड़ियाँ फ्री हैं, कोई खर्चे नहीं है आपका। सो आपने 21 लाख रुपये तनख्वाह कर ली। हुआ ये है, आप कमिंग टू द पॉइंट इतने बड़े बैकग्राउंड के बाद, हुकूमत पे जब तनकीद है ना कि भाई साहब और शहबाज शरीफ साहब को एक्सपोज करना शुरू किया है लोगों ने कि आपने तो कपड़े बेच के, अपने आप कहते थे कपड़े बेच के महंगाई दूर करूंगा, कपड़े बेचना तो दूर की बात है, अवाम अपने कपड़े बेचने पे आ गई है। आपने अपने MNAs की पहले तनख्वाहें बढ़ा दी और फिर अब आपके स्पीकर साहब ने अपनी तनख्वाह 21 लाख कर दी। स्पीकर साहब पे जब तनख्वाह ये तनकीद दी तो उन्होंने बाल हुकूमत के कोर्ट में फेंकी। उन्होंने ये तस्वर दिया जब ही केम अंडर फायर कि तनख्वाह मैंने नहीं बढ़ाई, ये हुकूमत की तरफ से बढ़ाई गई है।
उस और चेयरमैन सेनेट की भी है। हाँ, उस पे हुकूमत जो है उन्होंने इनको ब्लास्ट किया कि भाई साहब आप जो तोपों का रुख हमारी तरफ कर रहे हैं हमें तो पता ही नहीं है, आपने हमसे तो पूछा ही नहीं है। आप एक फाइनेंस कमेटी के वो हैं, चेयरमैन है, वहाँ फाइनेंस कमेटी में बैठ के आपने कहा जी हम तो सॉवरन हाउस हैं, हम किसी को जवाब दे नहीं है, ना फाइनेंस को है, ना हम प्राइम मिनिस्टर को है, ना कैबिनेट को है, ना किसी को, हम अपने फैसले आप करेंगे फाइनेंस कमेटी में। आपने अपनी तनख्वाह खुद बढ़ाई, हमें तो ये मीडिया से पता चला है, हमें सब पार्लियामेंट से पता चला कि आपकी तनख्वाह बढ़ गई है, आप हमारे पे तोपें और गन्ना लेकर आ गए। सो शहबाज शरीफ साहब ने, उनके कैबिनेट के वजीरों ने, मेरा ये ख्याल है, ये माई व्यू रीडिंग है, उन्होंने फिर फैसला किया कि जनाब के ये स्पीकर साहब को वो कहते हैं ना टू पुट हिम, कहते हैं बस के नीचे देना, मुहावरा जो है, उन्होंने कहा फिर ये हमें बस के नीचे देने की कोशिश कर रहे हैं, हम इनको दे देते हैं। लिहाजा ख्वाजा साहब ने बड़ा खुल के बताया कि जनाब आप, हमें बिल्कुल पता नहीं है, हमारे नॉलेज में भी नहीं है, ना हमारी तरफ से इनिशिएट हुआ है, आपके दफ्तर से इनिशिएट हुआ है, आपने खुद बैठ के सारी चीज़ें की हैं, लिहाजा हमारे ऊपर ये मतलब कलर करने की कोशिश ना करें कि ये सारे काम हमारे हैं। सो अब बेसिकली शहबाज शरीफ साहब ने ये मैसेज भिजवाया है या ख्वाजा आसिफ साहब के जरिए कि सारा काम जो है स्पीकर साहब ने खुद किया है। अब मसला ये है कि स्पीकर साहब को वहां पे कौन कहे, सारे एमएनएज की तनख्वाहें बढ़ाए बैठे हैं, वो भी स्पीकर को कुछ नहीं कह सकते। जो ख्वाजा साहब ने भी कहा कि 2 लाख बढ़ा लें, लाख बढ़ा लें, एमएनएज की अगर 5-6 लाख है, आप 8 लाख कर लें, 10 लाख कर लें, आपने सीधा 21 लाख कर लिए हैं, सीधा 21 लाख कर दिए। बिल्कुल, और ये इन्होंने कोई खत भी लिखा है, अपनी नाराजगी का इजहार भी किया है स्पीकर इसी चीज इसी चीज पे हुकूमत ने रिएक्ट किया है, ख्वाजा आसिफ साहब ने इसी चीज पे रिएक्ट किया है कि ये हमें बस के नीचे दे रहे हैं, आवाम की बस के नीचे दे रहे हैं कि आवाम इनको गालियां दे, हमें गालियां दे। पहले तो उनका ख्याल होगा पहले थोड़ी गालियां में पड़ रही है कि स्पीकर साहब वाली गालियां में हिस्से में लें, या ख्वाजा साहब या शहबाज शरीफ ने और कहा होगा कि 21 लाख रुपए की तनख्वाह तो ये ले रहे हैं स्पीकर साहब, गालियां खाने के लिए हमारी हुकूमत रहेगी। ये मतलब थोड़ी सी इसमें रीजन तो है ना कि 21 लाख रुपया आप लें, आप खाएं, आपका घर चले, गालियां खाने के लिए वे वो कहते हैं दुख उठाए फाक तभी और अंडे खाएं कभी, मतलब दुख हम उठा रहे हैं, गालियां तनकीद हमें हो रही है, और स्पीकर साहब का घर वो 21 लाख रुपया जा रहे हो, स्पीकर हमें ब्लेम कर रहे हैं, तनख्वाह उन्होंने खुद बढ़ाई है। सो ये बाकायदा शहबाज शरीफ साहब की इजाजत से, प्लान से पूछ कर ये टास्क उन्होंने दिए ख्वाजा आसिफ साहब को, और ख्वाजा आसिफ साहब से बेहतर ये टास्क और कोई नहीं कर सकता था जो उन्होंने की है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। इसी पॉइंट पे जो है वो एक ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक के बाद कुछ मजीद खबरें हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। बड़ी गर्मा गर्मी जो है वो इस वक्त चल रही है केपी साइड पे, केपी हुकूमत में। इस हवाले से बात कर लेते हैं। ख्वाजा साहब क्या लग रहा है आपको, बार बार जो है वो अली अमीन की जो हुकूमत है केपी की, उस पे कोई ना कोई सवालात जो है वो उठना शुरू हो जाते हैं। कभी तो ऐसा लगता है कि पीटीआई की अपने अंदर से जो है वो आवाजें उठ रही होती हैं, और फिर हम कहते हैं शायद इनके दिन जो है वो अब कम नजर आ रहे हैं, लेकिन ये अभी तक पैर जमाए हुए हैं, अच्छी खासी मजबूती से जो है वो पैर जमाए हुए हैं। अब जब ये फैसला आया रिजर्व सीट्स का, उसके बाद जो है वो कुंडी साहब जो हैं वो भी कहते हैं हमारे पास 50 अरकान हैं, हम इनकी हुकूमत गिरा सकते हैं, लेकिन गंडापुर साहब अब भी बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, कहते हैं गिरा कर दिखाएं, अगर गिरा दी तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। क्या कहेंगे आप सर? ये बड़ा गंडापुर साहब का अपना एक, आपको पता है, एक फिल्मी स्टाइल है, और उनका दबंग बात करते हैं, वो भी मतलब नेवर कम्स स्लो, वो पहले से वो बढ़ के, मतलब उनका जो अंदाज़ है हम सारे जानते हैं। अब 3-4 चीज़ें इसमें बड़ी अहम हैं। एक तो ये है कि वो कह रहे हैं जरा मुझे हटा के दिखाएं, किसी का बाप भी मुझे नहीं हटा के दिखा सकता। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ गंडापुर साहब को हटना भी चाहते हो ना, या उनके खिलाफ ये बंदे पूरे भी हों तो भी इनको नहीं हटाना चाहिए, इनको बिल्कुल नहीं हटाना चाहिए। एक तो चीज़ ये है, यही गलती इन्होंने इमरान खान साहब को हटा कर की थी 2022 में, और इमरान खान साहब उस वक्त अपनी पॉपुलैरिटी के लोएस्ट उस पे थे, और आपको याद होगा 17-18 कोई ज़िमनी इलेक्शन हुए थे, वो ऑलमोस्ट सारे हार गए थे, डस्का वाला था वो भी कंट्रोवर्शियल हो गया था। तो वो पॉपुलैरिटी का लेवल तो ये था खान साहब का 3.5 साल की गवर्नेंस के बाद कि वो 17-18 बाई इलेक्शन हार गए थे, जब वज़ीर आज़म थे, उनकी पंजाब में भी हुकूमत थी। तो उसके बाद इन्होंने जिस तरीके से हटाया, और शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनने का शौक हुआ, फिर जो कुछ हुआ वो हिस्ट्री है। आज खान साहब सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं, जो सबसे ज़्यादा लोएस्ट, मतलब जो हुकूमत में होते हुए लोएस्ट उस पर पॉपुलैरिटी पे थे, वो इस वक्त सबसे ज़्यादा पीक पे हैं। सो क्या हुकूमत ने या इदारों ने उनके इमरान खान साहब को हटाने से कोई सबक नहीं सीखा? खान साहब को चलते रहने देते तो खान साहब शायद 10-12 सीटें भी ना ले सकते। वो तो खान साहब खुद कहते थे कि अल्लाह का शुक्र है जी हमें इन्होंने हटा दिया, नहीं तो हम तो मतलब हमारी तो कोई हालत ही नहीं थी। ये खान साहब मतलब टीवी पे कहा हुआ है उन्होंने। तो जनाब वही वाली बात है कि अगर आपने ये पीटीआई में या गंडापुर साहब में दोबारा जान डालनी है तो उनको हटा लें। तो गंडापुर साहब तो चाहेंगे कि
एक का साल वो वज़ीर आला रह गए हैं, 6 महीने और रह लेंगे अब जब तक उनको हटाएंगे, और कल को यही पीटीआई जो है वो मजलूमियत का फिर कार्ड खेलेगी और वो कहेगी हम तो केपीके को हम तो आसमान पर लेकर चले गए थे, इन्होंने फिर हमें हटाया और तरक्की रोक दी। सो एक दफ़ा आपको पीटीआई को अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर ही चलने देना चाहिए, जैसे इमरान खान साहब को चलने देते अब 2022 में, तो शायद खान साहब जो है पॉलिटिकली तौर पर आज इतने स्ट्रांग ना होते। नंबर एक, अभी भी वही बात है, जब गंडापुर साहब कहते हैं कि इनको हटाया जाए, तो ये अगर हटाने के लिए जाते हैं तो मेरा ख्याल है तो इनके पास नंबर्स नहीं है, फिर आपको अपने वो पीटीआई को तोड़ना पड़ेगा। पीटीआई एक दोबारा एक रिवाइव करके ये खड़ी हो सकती है। इस वक्त उनके अंदर इंटरनल फाइट्स हैं, आप नोट करें कि उनकी फाइटिंग चल रही है, हर लीडर इस वक्त लड़ रहा है पीटीआई में, कोई एक बंदा एक दूसरे के साथ बैठने को चाय पीने को तैयार नहीं है, रोजाना की बुनियादों पर गुफ्तगू हो रही है। पहले तो चलो कमरों में होती थी, अब वो सारी चीज़ें जो है टीवी चैनल्स पे, अब सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में वो सारी चीज़ें सामने आती हैं। सो इस वक्त गंडापुर साहब को हटाने की कोशिश करना मेरा ख्याल है ना वो एस्टेब्लिशमेंट को सूट करेगा, ना इनके पॉलिटिकल अपोनेंट्स को करेगा, और उनको ये भी सूट करता है कि एक आध ये हुकूमत जो है वो पीटीआई के पास रहनी चाहिए। पंजाब चले मरियम साहबा के पास है, सिंध पीपल्स पार्टी के पास है, तो जनाब ये केपीके जो है ये इमरान खान साहब के पास रहना चाहिए। यही 2013 में यही सोच थी, तो उसी सोच को जारी रखें। मैं तो इस हक में बिल्कुल नहीं हूँ कि गंडापुर साहब को हटाया जाए। गंडापुर साहब एक दिलचस्प बंदे हैं, अच्छी गुफ्तगू करते हैं, चलें थोड़ा सा शुगल गपशप लगी रहती है। हाँ, लेकिन क्लासे साहब, गंडापुर साहब का ये भी एक इम्प्रेशन जाता है कि उनकी पोजीशन जो है या वो कंफर्टेबल हैं विद द एस्टैब्लिशमेंट। कोई बात होती है या मुलाकात करनी होती है या कोई पैगाम रसाई करनी होती है, तो गंडापुर साहब इज द राइट मैन टू डू इट। तो उनके ये जो कॉन्फिडेंस नजर आता है वो जिस तरह से टिके हुए हैं अब तक, उसमें आपको लगता है इस बात का भी जो है वो बहुत बड़ा रोल है? या तो दो एक और चीज़ देखते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स में वो क्या कहते हैं, उसमें एनालिसिस होता है, रीडिंग होती है, कोई डॉक्यूमेंट तो नहीं होता कि हम कल को कहें जी मैंने ये एनालिसिस दिया था तो ठीक निकला, फलां दिया था तो गलत निकला है, ऐसे तो नहीं होता। रीडिंग होती है, सिचुएशन बदलती रहती है। या तो गंडापुर साहब को पता चल चुका है कि जनाब इमरान खान साहब और बुशरा साहब उन्हें पसंद नहीं करते, जैसे शेर अफजल मरवत साहब ने हमारे शो में कहा था, उन्होंने कहा था जनाब कि उस पर इमरान खान ने कहा है गंडापुर को कि तुमने बुशरा साहबा को दोबारा जेल भिजवाया है, जिस पे वो बड़े हर्ट भी थे। तो जब उन्हें ये पता चल चुका है कि इमरान खान साहब जो उन पर ट्रस्ट नहीं करते, बुशरा साहबा की बात सुनते हैं, कानून के कच्चे हैं, तो किसी लम्हे मुझे हटाया जा सकता है। इससे पहले कि खान साहब हटाएं तो मैं खुद कह दूँ जी जिसने मुझे हटा के दिखाए। चैलेंज करने का एक ये भी तो तरीका हो सकता है ना, गुस्सा दिलाने का, ये प्रवोक करने का एस्टेब्लिशमेंट को, फौज को या बाकियों को, जी जोर लगाएं मुझे हटा दें, क्योंकि गंडापुर साहब जान चुके हैं कि खान साहब जब भी उनको मौका मिला खान साहब उनको हटा देंगे। सो एक स्ट्रेटजी ये भी हो सकती है कि दूसरों को वो पंप किया जाए कि हाँ जी मुझे हटा के दिखाएं कि हटाना तो है। नंबर एक चीज़ में जस्ट मैं एक बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ यह है, अब मैं थोड़ा सा गंडापुर साहब की साइड देखना चाहता हूँ। मतलब सारे के सारे लोग उनको पल्ले हुए हैं, पड़े हुए हैं कि गंडापुर साहब उनको रिहा नहीं करवा रहे, गंडापुर साहब नहीं चाहते वो बह रहे हैं। मतलब क्या गंडापुर साहब के हाथ में उनके सेल की चाबी है, उनकी इमरान खान साहब की को लेंगे किसी से बहर जो वहाँ पे आपका खड़ा हुआ है, बंदा खड़ा हुआ है, गार्ड खड़ा हुआ है, तो उनसे चाबी लेंगे, खान साहब को छुड़वा सकते हैं, लेकिन वो नहीं छुड़वा रहे। मतलब अक्ल की बात करनी चाहिए। कोई गंडापुर साहब की वजह से तो खान साहब जेल में नहीं बैठे, बल्कि गंडापुर साहब ने तो अपनी सारी जान, चीज़ें, रिसोर्सेज उन्होंने रिस्क में डाले हैं। 4 दफ़ा तो इस्लामाबाद में मार्च कर चुके हैं, 17 उन्होंने हमले करने थे। हर दफ़ा वो आते हैं, बंदे लेकर आते हैं, गिरफ्तारियाँ होती हैं, वो बेचारे खुद यहाँ से निकल जाते हैं। मतलब वो क्या कर सकता है? वो गंडापुर साहब को ऐसे बना दिया गया है कि जैसे एस्टेब्लिशमेंट जो है वो गंडापुर है, और वो नहीं चाहते चलिए गंडापुर साहब को हटा के किसी और को लें, उनके जरिए खान साहब को रिहा करवा लें। मैं तो समझता हूं, लेकिन यही तो मैं पूछना चाह रही हूँ आपसे कि ये क्या गंडापुर साहब की ये रसाई है पावरफुल कॉरिडोर्स तक, क्या ये फैक्टर है जिसके लिए बार बार जो है वो उनसे उम्मीदें लगाई जाती हैं, और शायद वही फैक्टर जो है वो इनको बचाया हुआ भी है अभी तक इनकी हुकूमत को? मैं ये समझता हूँ ये जानबूझ के नैरेटिव गंडापुर साहब खिलाफ बनाया गया है, ये वाला। अच्छा। कि ये छुड़वा सकते हैं, लेकिन तो ये छुड़वा नहीं रहे खान साहब को, जिसका खान साहब भी शिकार हुए हैं इस प्रोपेगेंडे का। इमरान खान साहब शिकार हुए हैं कि गंडापुर साहब इतने वेल कनेक्टेड हैं, आर्मी के अंदर इनकी लिंक्स हैं कि ये मेरी बेगम साहबा बुशरा साहबा को दोबारा जेल इन्होंने भिजवाया है। सुना था आपने उस दिन शेर अफजल मरवत साहब ने कहा है, जो दोस्त हैं गंडापुर साहब के, गंडापुर साहब ने उनसे बात की है। ये जब इमरान खान साहब तक बंदा ये माने बैठा है कि फौज के अंदर इनकी इतनी रसाई है कि बुशरा साहबा को दोबारा जेल भिजवा दिया है, तो फिर क्या रह जाता है पीछे? सो मतलब तो ये प्रोपेगेंडा इतना स्ट्रांग है।
और भाई मेरे उसके पास मैं मानने को तैयार नहीं हूँ गंडापुर साहब की इतनी रसाई है कि फौज एस्टेब्लिशमेंट वो इनके कहने पे वो बंदे जेलों में डालती है, कहने पे बंदे निकाल देती है। आई सीरियसली डाउट इट कि वो करेंगे। और दूसरा साहब जरा वो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कोर कमांडर से मिलना है, उन्होंने कोई और सेक्टर कमांडर से मिलना है, उन्होंने वजीर आजम से मिलना है, उन्होंने कोई मीटिंग में बैठना है, उन्होंने आना जाना। आर्मी चीफ किसी मीटिंग में आ जाते होते हैं जिस लॉ एंड ऑर्डर की चीजें होती हैं, सो वो मतलब अपने ऑफिस की वजह से हो सकती हैं। सो ये नैरेटिव जो ये गंडापुर साहब के खिलाफ हैं और इस वक्त बुशरा साहबा खिलाफ हैं। गंडापुर साहब के खिलाफ सबसे बड़ी कैंपेन बुशरा साहबा चला रहे हैं। उन्होंने इमरान खान साहब को कहा कि बंदा ठीक नहीं है, मतलब है हमें सूट नहीं करता, मिला हुआ है फौजियों के साथ। तो गंडापुर साहब के खिलाफ पार्टी के अंदर जो कैंपेन चल रही है उसका नतीजा है कि गंडापुर साहब के पास चाबी है इमरान खान साहब के सेल की, लेकिन ये उसको चाबी लगा के खान साहब को रिहा नहीं कर रहे, बल्कि चाबी लेके जय सवाद के फ्लड में फेंक दिए इन्होंने चाबी सेल की। ओ भाई खुदा का खौफ करें। मामलात ये जैसे असद कैसर और उनके ये सऊदी सफीर के लेवल से ये पे चेक से ऊपर के मामलात हैं। खान साहब की रिहाई जो है, ऐसे ही इमरान खान साहब की रिहाई जो है वो गंडापुर साहब के वो तनख्वाह से ऊपर का काम है, उनके पे चेक से उनके स्केल या ग्रेड से ऊपर का काम है। हमें गरीब पे मतलब हर वक्त उन पे तबारा ना पढ़ते रहा करें, और बहुत सारी चीजें तबारा पढ़ने के लिए। पॉइंट टेकन। इसी पॉइंट पे जो है वो एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक और खबर डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक और खबर की तरफ जो है वो चलते हैं। सीनियर सहाफ़ी मुर्तज़ा अली शाह के खिलाफ लंदन में कुछ पीटीआई के जो रहनुमा है उन्होंने इल्जामात लगाए थे, उनकी रिपोर्टिंग पे इल्जामात लगाए थे कि वो झूठी रिपोर्टिंग की है, उन्होंने कोई प्रोपेगेंडा किया है। उस पर उन्होंने उन पे डेफेमेशन का केस किया था 2020 और 2020 से जो है वो ये केस चल रहा था। अब जो है उस केस से एक मेंबर जो है वो अलग हो गए हैं, रियाज हुसैन, और ये केस क्या था, इसकी क्या डिटेल्स हैं, उस हवाले से हम बात करते हैं, क्योंकि अब जो जिन्होंने इन पे इल्जामात लगाए थे उसमें से एक मेंबर ने माफी भी मांगी है। मुर्तजा खुद हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त लंदन से। अस्सलाम वालेकुम मुर्तजा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू मुर्तजा, आप अपनी ही जबानी बताइएगा कि क्या केस था ये, और अब जो है वो माफी भी मांगी है उसमें से एक मेंबर ने, थोड़ी सी डिटेल्स बताएगा। देखिए, केस का बैकग्राउंड ये है कि आज से तकरीबन 5 साल पहले, मार्च 2020 की बात है, जब उस वक्त आपको याद है जो जंग और जियो के जो एडिटर इन चीफ है मिनिस्टर रहमान, उनको अगवा किया गया था, गिरफ्तार किया गया था, और उस वक्त काजी फायज निसा के ऊपर पूरी वो जो एस्टेब्लिशमेंट थी उस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट थी, उनके खिलाफ एक महाजराई की सिचुएशन चल रही थी। उस अरसे में एक जो यहाँ पर जो एसेट रिकवरी यूनिट है उससे काजी फायज निसा के बच्चों को यहाँ पर उन लोगों को ट्रैक किया था और उनकी निगरानी करवाई थी एक प्राइवेट जो स्पाई एजेंसी उसके लिए। वो स्टोरी मुझे मेरे पास कुछ एविडेंस आया था, वो मैंने न्यूज़ के लिए स्टोरी की थी कि काजी फायज निसा के बेटी और बेटे को यहाँ पे टारगेट किया गया है थ्रू अ प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी। फिर मुख्तलिफ दीगर इशूज के हवाले से जो काजी फायज निसा के हवाले से जो उस वक्त इनके ऊपर एक रेफरेंस चल रहा था, उसके ऊपर जो लंदन रिलेटेड रिपोर्टिंग थी वो मैंने की थी। उसके ऊपर यहाँ पीटीआई के 3 लोग हैं जो उस वक्त ऑफिशियल थे, जो नॉर्थ वेस्ट रीजन है उसके वो तीनों प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी जनरल, एडिशनल सेक्रेटरी जनरल वो थे। तो उन्होंने एक कैंपेन शुरू की, उन्होंने एक ऑनलाइन पिटीशन जारी की। उस पिटीशन में उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को, जो यहाँ का जो मीडिया रेगुलेटर ऑफकॉम, उनसे मुतालबा किया कि मुझे यानी मुर्तजा के ऊपर पाबंदी लगाई जाए। और उन्होंने वजह उसकी ये बताई, उन्होंने कहा कि जो फेक न्यूज है, प्रोपेगेंडा है और जो गलत खबरें जो देने का जो काम है पैसे लेके, जो अल्लाह ने कहा पैसे लेके, उन्होंने कहा कि ये बंदा ये काम करता है और ये कि फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा जो है उसके ये फाउंडर्स में इसका इस्तेमाल होता है और ये बहुत मतलब एक नॉइज क्रिएट करते हैं। इनको पता है कि नैरेटिव सेटिंग और एजेंडा सेटिंग करते हैं और मकसद इसका है पाकिस्तान को कमजोर करना और ये कि ये गद्दार है। मतलब उनमें से एक मेंबर थे, उन्होंने कहा कि ये गद्दार है जो गद्दार ही कर सकते हैं और पाकिस्तान के दुश्मन है, पाकिस्तान के दुश्मनों से ये पैसे लेते हैं, इस तरह के एलिगेशन पे। फिर उन्होंने एक ऑनलाइन पिटीशन शुरू की जिसको उन्होंने पाकिस्तान में व्हाट्सएप से मिनिस्टर को भेजा। यहाँ पूरे बरतानिया में जिन जिनका उनके पास नंबर था उन सब में पिटीशन, जिनने कहा जी मुर्तजा के खिलाफ पिटीशन साइन करा। मैंने उनसे बात भी की कि यार ये काम ना करें, ये गलत है, मेरी हरासमेंट हो रही है, आप टारगेट कर रहे हैं मुझे, लेकिन वो नहीं माने। उस वक्त उन्होंने कहा जी आप मीडिया को जो है ना वो सीधा करके हटेंगे। फिर मैंने उनके ऊपर जब उन्होंने मेरी बात कोई नहीं मानी, मैंने उसके ऊपर डेफेमेशन का उन पे केस लिया। इन्होंने ये लड़ा है, डिफेंड किया थ्रू आउट। लेकिन हुआ ये कि जो अभी कुछ दिन पहले लंदन हाई कोर्ट ने चार्जिंग ऑर्डर्स इश्यू किए हैं
2 लोगों के ऊपर, जो 3 लोगों के ऊपर मैंने केस किया है, जिनमें एक सनात है, एक इमरान है और एक रियाज हुसैन, इनके 2 के पास घर है। उन दोनों के ऊपर कोर्ट ने जो चार्जिंग ऑर्डर इशू किए, चूंकि वो एक जो 25,000 तकरीबन 25,000 की एक अमाउंट है, जो फीस जो वो मुझसे उन्होंने देनी है, जो हारे थे वो एक हियरिंग जिसकी देनी थी, वो उन्होंने पे नहीं की। कोर्ट ने चार्जिंग ऑर्डर इशू किए मेरे फेवर में। वो होने के बाद रियाज हुसैन साहब ने कहा कि दिस इज टू मच फॉर मी, मैं अपनी गलती मानता हूँ और उनका बहुत शुक्रिया। उन्होंने माफी भी मांगी, उन्होंने जो बाकी भी जो पेमेंट जो मेरे वकला ने उनसे एग्रीमेंट हुआ हमारा, वो उन्होंने वो भी पेमेंट कर दी। वीडियो उन्होंने रिलीज की और वो उन्होंने अपने आप को जो दूसरे लोग हैं उनसे केस से अलग कर लिया। जो उन्होंने माफी मांगी है वो तो आपने सुन ली होगी कि उसमें वो क्या कहते हैं। बिल्कुल जी। ये अच्छा जी मुर्तज़ा, बहुत शुक्रिया, बल्कि मुबारक हो आपको कि आप केस इस तरीके से बड़ा 5 साल मुसलसल आपने इसको फॉलो किया। इट्स नर्व ब्रेकिंग काम होता है, जर्नलिस्ट वो फंस जाए अदालत या कचहरियों वगैरह में तो साफ ज़रा अपना प्रोफेशनल काम हाल्ट होता है। लेकिन जिस तरह के संगीन इल्ज़ाम आप बता रहे हैं, कोई भी बंदा होगा तो वो यही रिएक्शन देगा जो आपने दिया था। तो इससे कोई फ़र्क पड़ेगा वहाँ पे जो इस तरह की कंपेन लॉन्च कर देते हैं, स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे भाई जो हैं, बाज़ अपने पॉलिटिकल पार्टीज़ की मोहब्बत में या लीडरशिप की मोहब्बत में, तो आपको लगता है कि डिस्करेज होंगे फर्दर, या अभी उसी तरह की कंपेन फ्यूचर में भी चल सकती हैं सहाफ़ियों के लिए या चैनल्स के लिए? इसका यकीन मैं आपको बताऊं, बड़ा इसका मेजर इम्पैक्ट है। वजह यह है कि ये जब मैंने केस शुरू किया था तो उस वक्त भी लोगों को पता चल गया था, पूरी मतलब खासतौर पे जो पॉलिटिकल सर्कल्स में मीडिया के लोगों को पता चल गया था कि केस शुरू हुआ, केस चल रहा है। तो उसका इम्पैक्ट तो गया कि बहुत सारे लोग जो मुझे पता है प्लान कर रहे थे, उन्होंने भी नहीं किया, वो हट गए पीछे। और कोई भी सेंसिबल बंदा होगा वो जरूर सोचेगा कि क्रिटिसाइज जरूर करे, लेकिन एकदम वाइड एलिगेशन लगाना, दिस इज नॉट ऑन। इसका इम्पैक्ट जो है ना, इसके वो इफेक्ट तो बिल्कुल है। और ये मैं जानता हूँ कि मतलब बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें सोचे समझे बात जनरली किसी के ऊपर कहना चाहते हैं, तो वो मोहतात हो जाते हैं कि यार अगर यूके में रह के ये काम किया और सबूत ना हुए। अच्छा मुर्तज़ा, एक और चीज़ भी है, ये चलें आप हमारे जैसे और बहुत सारे जर्नलिस्ट कुलीग जो हैं वो ज़ाती तौर पर तो जिस भी उससे गुजरते हैं, ट्रोलिंग से, गाली गलोज से, वो तो अपनी जगह पे, लेकिन फैमिलीज़ जो हैं, आपके पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, वो जो उस ट्रॉमा से गुजरते हैं, आपका अपना तजर्बा कैसा रहा? इतनी बड़ी इंतहाई जो कंपेन बता रहे, इट्स वेरी शॉकिंग, इतने सारे सीरियस इल्ज़ामात लगाना। तो आपकी अपनी फैमिली ने कैसे कोप किया इसके साथ साथ? ऑनलाइन आजकल सारी चीजें अवेलेबल हैं, बच्चे सोशल मीडिया पे हैं, यार दोस्त फैमिली सारे। साहब उन्होंने न सिर्फ ये वहां पे किया बल्कि उसके अलावा उन्होंने फैमिली के नंबर लेके भी उनको पिटीशन भेजी। अच्छा, मतलब ये भी हुआ पाकिस्तान में पीटीआई के बरवानी 5 मिनिस्टर थी जिन्होंने मुझे फॉरवर्ड की पाकिस्तान से कि भाई हमें लंदन से इस नंबर से ये चीजें आ रही हैं। उन्होंने कोई नंबर ऐसा वो उनकी फोन बुक में था नहीं जिसको उन्होंने ये पिटीशन ना भेजी, हजारों के हिसाब से उन्होंने भेजी, बाद लोगों ने ऑनलाइन की। अच्छा ये देखें कि सारा कुछ जब हो रहा होता है तो यूके में तो आपको पता है घर भी छोटे हैं, आप बच्चों से तो अलग तो है नहीं कि आपको बड़े किसी महल में रह रहे हो, दूर रह रहे हो, ऐसे ही है, किचन भी वही है, सिटिंग एरिया भी वही है, तो उनके सामने ये सारा कुछ हो रहा है। और आपका जो इम्पैक्ट है आपको आपकी फैमिली लाइफ पे जो डायरेक्ट है ना कि आप मतलब आपके साथ बाहर में चल रहा हूँ, पुलिस को मुझे बताना पड़ा, मुझे पुलिस को लिटरली इन्वॉल्व करना पड़ा। और मैंने बताया कि इन इल्जाम की वजह से मुझे लोगों रोडों पर रोक के मुझे लोग गालियां दे रहे हैं, गद्दार कह रहे हैं, और ये हुआ पुलिस के पास एविडेंस मैंने दिया। तो लोग ऐसे मौजूद थे जिनमें मुझे कॉलिंग की और वो धमकियां देते थे रोड के ऊपर। आपको पता है ईस्ट लंदन में यहाँ 4-5 लोगों ने कहा, उन्होंने कहा जी हमने वो खिलाफ पिटीशन देखी है, यार आपको शर्म नहीं आती है, मीडिया से पैसे लेते हैं, इस तरह की बात है। अच्छा मुर्तज़ा, बाकी लोग जो ये तो चलो एक हैं जिन्होंने माफ़ी मांग के आपको उन्होंने वो किया, कोई सेटलमेंट की है, पेमेंट्स वगैरह करेंगे, व्हाट अबाउट अदर्स? ये केस उनका कब तक चलेगा? उसकी क्या आपको लगता है कि इनकी माफ़ी मांगने से इस केस पे पॉजिटिवली इम्पैक्ट होगा कि अदालत देखेगी कि एक बंदा जो है वो मान के वो पेमेंट करके सेटलमेंट करके माफ़ी मांग के जा रहा है, तो केस उनका तो बड़ा वीक हुआ होगा जो दूसरे अभी 3 रहते हैं 2-3? देखिए बहुत बड़ा इम्पैक्ट है क्योंकि तीनों का जॉइंट डिफेंस था, उन्होंने जॉइंटली इस केस को डिफेंड कर रहे थे। और जो रियाज साहब ने वो किया, उनकी जो है ना फैमिली ने उनको कहा कि ये आप डिफेंड नहीं कर सकते, आप गलत जगह पे फंस गए, आपने गलत लोगों को। फिर उन्होंने मेरी उनसे बात भी हुई और उन्होंने कहा कि यार मेरा फोन लेके इन लोगों ने ये चढ़ाया, मुझे पता ही नहीं था, हर जिम्मेदारी तुम किसी उनके अकाउंट से 4 साल डिफेंड भी किया हमारे में। तो मैंने कहा कि आप ये कह के तो नहीं बच सकते ना कि मैंने नहीं किया, किसी ने मेरा फोन लिया या मैं किसी आंखें लग हो गया था। तो इससे केस के ऊपर ओवरऑल बिल्कुल इम्पैक्ट है।
क्योंकि उनका जो केस था उनके पास देखें डिफेंस है ही नहीं। आप कैसे किसी को मतलब ये कह सकते हैं कि भाई फेक न्यूज जो भी मैंने वो जो खबर थी वो उनको फैक्ट पेश की और उनका जो डिफेंस उन्होंने दिया था 250 पेज का डिफेंस था, उस डिफेंस से वो बहुत कैटेगोरिकल है। मतलब उन्होंने कभी ये डिफेंस में कहा कि कभी वो तालिबान के लिए किसी ने स्टेटमेंट दी होगी तो वो उन्होंने कहा कि मर्तजा ने कराया, उन्होंने भी पीटीआई की हुकूमत के ऊपर वैसे किसी ने क्रिटिसाइज किया, उन्होंने देखें ये एजेंडा वाला है, ये नवाज शरीफ के प्रति तनकीद है वो भी मेरे ऊपर डाली, लेकिन वो कोई चीज से वो एक्सेप्ट नहीं हुई। वजह यह है कि जो केस के जो मेरिट्स है वो तो यही है कि उन्होंने जो गलत बेस्ड एलिगेशन लगाए थे, तो केस तो उनका ऑलरेडी जो ये मैं बताना जरूरी समझा था कि 1.5 साल पहले जहाँ लंदन हाई कोर्ट ने ऑलरेडी डिटर्मिनेशन दे चुकी है उनको कि आपने इसकी डिफेमेशन की है। अब आपका प्रूफ का डिफेंस ये है कि अब आप फैक्ट्स लाएं, अगर सच है, सच तो है नहीं ये बात, तो इसके ऊपर ये फंसते हुए हैं। जी ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू मुर्तजा फॉर ज्वाइनिंग अस। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, पीर को आपसे फिर मुलाकात होगी, देखते रहिए न्यूज़।